Hello everyone and welcome back to the channel CSAT Edge by Ayush and myself Aviral Tiwari once again in front of you here going to discuss one of the most important topic of Indian economy and that is of the agricultural segment. That means in agriculture segment there is one most important topic that is land reforms जिसमें से रिसेंटली अभी मेंस में भी एग्जामिनेशन आया तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली द लैंड रिफॉर्म्स आर एंड हाउ दे चेंज द एग्रीकल्चरल सिनेरियो इन इंडिया. सो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल सिनेरियो था उसने कैसे चेंज किया लैंड रिफॉर्म्स ने और क्या क्या इफेक्ट्स आए लैंड रिफॉर्म्स के उन सब के बारे में पढ़ेंगे और लैंड रिफॉर्म्स थे क्या एक्चुअल में उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे होंगे. एक तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में. रिसेंटली इसका मेंस का क्वेश्चन आ चुका है और जनरली लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. हाउएवर जो इस बार का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया. और वो ट्रिकी क्यों किया? जैसे अभी नॉर्मली पूछते थे कि व्हाई द लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन फेल्ड इन इंडिया. अभी पूछा गया था कि डिस्कस द रीजंस व्हाई लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन सक्सेसफुल इन फ्यू स्टेट्स ओनली. तो थोड़ा सा ट्रिकी करते रहते हैं बट वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. अगर हम एक बार जानते होंगे कि व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, क्या चैलेंजेस रहे, क्या सिनेरियोज रहे, तो आराम से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो डील करना मुश्किल नहीं होता है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स. ओके तो जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि व्हाई लैंड रिफॉर्म्स. सो बेसिकली 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की और इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद 1950 में जब हम रिपब्लिक बने तो उसके बाद सबसे बड़ी जो चैलेंज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वो ये थी कि इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव कराया जाए और उसको जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट दी थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत लो लेवल पे कर दिया था, जो हंगर था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, लगातार ड्रॉट एंड फ्लड की कंडीशंस आती रहती थी जगह जगह पर. आप कह सकते हो कि जो अकाल है वो पड़ा हुआ था, यानी कि लोग भूख से मर रहे थे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि वी शुड इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. यानी कि इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए द वन एंड ओनली वे वाज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुड बी बूम्ड और इंक्रीज. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब बूम होगा, इंक्रीज होगा तो लोगों की जो भूख है वो अपने आप शांत होने लगेगी, उनके पास प्रॉपर खाना होगा, वो खाना खा सकेंगे और उसकी मदद से कहीं ना कहीं हम आगे अगर जो सरप्लस होगा हम ट्रेड भी कर पाएंगे. तो सिंपली कहने का मतलब ये भाई आप भी जानते हो कि कोई भी सिविलाइजेशन जब ग्रो करती है तो उसका एक प्रोसेस होता है. ठीक है, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से वो ग्रो करना शुरू करेगी, जब यहां पर सरप्लस होगा तो वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, इसी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर का इमरजेंस हो रहा होता है ना. तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जो सबसे मेजर चैलेंज था वो यही था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए. लेकिन अगर हम उस समय के कंटेम्पररी इंडिया के अगर हम कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड्स को देखें, वहां पर जो लैंड स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रखे थे, 3 तरीके के वहां पर पैटर्न चल रहे थे, सिस्टम चलते थे जिनके बेसिस पर वहां पर लैंड ओनरशिप होती थी. ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो आपको पता ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट. अदर देन दिस द रैयतवारी एंड द थर्ड वन महालवारी. So basically, the whole revenue system of Britishers was dependent on these 3 systems. One is permanent settlement, रैयतवारी and महालवारी. तो इन तीनों सेटलमेंट्स की मदद से बेसिकली क्या करती थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहे थे. लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम आई वो क्या आई, इसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट में जमींदार जो है वहां पर इंक्रीज हो गए और जमींदार के होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके शेयर क्रॉपर्स थे या कहीं ना कहीं जो आपके जोतकार थे, दैट मींस कि जो एक्चुअल प्रोड्यूसर थे उनका लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन होता था और इसी वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग द अमाउंट. यानी कि ये प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे. भाई क्यों इंटरेस्टेड होंगे जब हमारे पास ना खुद की जमीन है, ठीक है, और ना हम जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अधिकार है, दैट मींस उसके राइट्स भी हमारे पास नहीं है. आपका जो जमींदार है वो आएगा और आपका 9/10 जो प्रोडक्शन है वो लेके चला जाएगा. तो इस वजह से कोई ना कोई रीजन बनाते हुए जो आपके टेनेंट्स थे या जो प्रोड्यूसर थे वो एक्सप्लॉयटेशन के डर से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना नहीं चाह रहे थे. और गवर्नमेंट इसी चीज को सॉल्व करना चाहती थी कि एटलीस्ट प्रोडक्शन बढ़े. और प्रोडक्शन बढ़ने के लिए सबसे पहला जो आपका कंसर्न था वो ये था कि वी शुड हैव प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स. और जब लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे, जब हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो बूम होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज अब जो आपके टेनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके टेनेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे प्रोडक्शन करने में, क्योंकि अब उनके खुद के राइट्स होंगे और एटलीस्ट अगर वो खुद ओनर नहीं भी होंगे देन दे विल नॉट बी एविक्टेड विदाउट एनी नोटिस. यानी कि बिना किसी नोटिस के उनको हटाया नहीं जा सकेगा कि हमारे खेत से हट जाओ और अब आपको प्रोडक्शन नहीं करना. तो ये सारी चीजें होंगी, एक सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा.
तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बूम करना कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये सब करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्टिव ढूंढने की कोशिश करें कि व्हाट आर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म, तो हमें कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव यहां पर देखने को मिलते हैं। वो मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं। वैसे तो मैंने एक आपको बता ही दिया, उसके अलावा आप बताने की कोशिश करिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव था यहां पर वो था द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेनेंट्स। सी, मैंने अभी बताया कि टेनेंट्स हैव नो राइट्स ऑन द ओनरशिप ऑफ द लैंड। ठीक है, अदर देन दिस द जमींदार्स कैन एनी टाइम एविक्ट द पर्टिकुलर टेनेंट फ्रॉम देयर फील्ड, यानी कि वो कभी भी वहां फील्ड से उसको हटा सकते थे। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे, इसकी वजह से क्या होता था कि जो आपके टेनेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत लार्ज स्केल पर होता था, और इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया था, धीरे धीरे प्रोडक्शन करना भी कम कर दिया था। हेंस दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पर, टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन, इंक्रीज दी प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म का अगर हम तीसरा ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करें तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे लैंड ली गई और उसको क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। टेनेंट्स में जो आपके लैंडलेस लेबरर्स थे उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टू प्रमोट इक्वालिटी इनटू द सोसाइटी, टू प्रमोट इक्वालिटी इनटू द सोसाइटी, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ये सोसाइटी में क्या करना चाह रहे थे, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाह रहे थे, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी ओनरशिप पहुंच सके, और ओनरशिप पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं वो बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है, जो कुछ लोगों के पास था, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन वन हैंड्स था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको टेनेंट्स तक पहुंचाना, उसको पास ऑन करना, जो लैंडलेस लेबर उन तक पहुंचाना भी कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव था। तो बेसिकली वी कैन से टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म्स के, जिनकी वजह से क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म आपके किए गए। और लैंड रिफॉर्म कई फेजेस में किए गए, फेज 1 फेज 2 में किए गए, और कई स्टेप्स में कई स्ट्रेटेजीज के थ्रू किए गए। वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, उन सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, अभी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस विल बी क्लियर कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। तो एक्सप्लॉयटेशन था, इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करना था, इक्वालिटी को प्रमोट करना था, और कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स को क्या करना था, रिड्यूस करना था। ठीक है, रिड्यूस करना था। क्लियर है? ओके, नाउ तो अब अगर हम बात करें कि ये किया कैसे गया, तो यहां पर अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये 3 स्ट्रक्चर्स में किया गया, 3 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए लैंड रिफॉर्म्स को किया गया बेसिकली। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी, तो सबसे पहला था एबॉलिशन ऑफ जमींदार, यानी कि जमींदार एबॉलिशन। ठीक है, और बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं आप कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ठीक, इंटरमीडिएटरीज का एबॉलिशन। सेकंड यहां पर अगर हम देखें तो टेनेंट्स राइट्स, यानी कि जो किराएदार थे उनके अधिकारों की यहां पर बात की गई थी, उनके राइट्स की बात की गई थी। और थर्ड था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन 3 स्टेजेस में बेसिकली क्या किया गया था, आपका लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रोसेस था वो आपका था जमींदारी एवोल्यूशन। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ये रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम को कंप्लीटली एबॉलिश करना चाहती थी, और जो इंटरमीडिएटरीज फॉर्म हो गए थे गवर्नमेंट और जो टेनेंट्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में, उनको खत्म करना चाहते थे। दैट मींस गवर्नमेंट वांट टू डायरेक्टली कांटेक्ट विद द टेनेंट्स और द प्रोड्यूसर। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोड्यूसर से हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे होंगे तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बढ़ेगा, और टेनेंट्स में भी एक ट्रस्ट डेवलप होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस वजह से सबसे पहला जो यहां पर काम करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के थ्रू, वो ये था कि आपका गवर्नमेंट का आपका जो जमींदारी थी उसको एबॉलिश करने लगी। और इसके लिए 1951 में ही एक मॉडल जमींदारी एबॉलिशन एक्ट बनाया गया, फिर डिफरेंट स्टेट्स को बोला गया कि अपने अपने लेवल पर आप क्या कर सकते हो, जमींदारी एबॉलिशन करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, हमने जो भी आपके इंटरमीडिएटरीज थे उनको खत्म किया, और एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाया बिटवीन गवर्नमेंट एंड क्रॉपर्स। ठीक है, गवर्नमेंट एंड क्रॉपर्स के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना,
भाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है क्रॉपर्स को वो गवर्नमेंट से शेयर कर पाएंगे, और जो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है वो क्रॉपर्स से शेयर कर पाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो भी कॉमन लैंड्स थी, माइंस थे, ये सारे के सारी चीजों को क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जितनी भी कॉमन लैंड्स थी, जो जिनको आप लोग गांव समाज की जमीन इस नाम से जानते हो, ठीक है, विलेज लैंड्स के नाम से जानते हो, तो जो भी कॉमन लैंड्स थी, माइंस थे, मिनरल्स थे, इन सारी चीजों को क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, यानी कि इसकी ओनरशिप अब किसके पास थी, वो गवर्नमेंट के पास थी। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो आपके पर्सनल प्रोडक्शन के लिए आपकी जो लैंड थी, जो जमींदार के पास थी, उसको छोड़ के बाकी सभी लैंड को क्या किया गया, लैंडलेस लेबर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई। यानी कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिए कुछ आपका अमाउंट छोड़ दिया गया आपके जमींदार के पास, बाकी सारी लैंड को गवर्नमेंट ने ग्रैब किया और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की कि जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं उन तक क्या कर दिया जाए, उन तक ये सारी के सारी जो आपकी लैंड है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराया जा सके। ठीक है, पर्सनल कल्टीवेशन का मतलब ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जमींदार थे वो अपने लेवल पर भी कुछ ना कुछ कल्टीवेशन कर रहे थे और इस वजह से वहां पर गवर्नमेंट इसको वहां पर नहीं कर पाई। ठीक है, अगर हम डेटा की बात करें तो अराउंड 173 मिलियन एकड़ की जो जमीन थी, 173 मिलियन एकड़ की जो जमीन थी वो अराउंड गवर्नमेंट के द्वारा सीज की गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग समय पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर इनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। हाँ, इनको भी लिबर्टी दी गई कि आपके पास पर्सनल कल्टीवेशन की जमीन रहेगी, कि आप अपने लिए जो प्रोडक्शन करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए जो प्रोडक्शन करना चाहते हो, उस जमीन को आप रख सकते हो। ठीक है, या फिर यहां पर एक कंडीशन ये भी रखी गई कि अगर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो खुद, ठीक है, तो जितनी भी जमीन पर आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हो उस जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करेगी। मतलब जिसमें आपने टीनेंट्स रख रखे हैं, सब टीनेंट्स रख रखे हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये जो लोग थे इनको रख रखा है तो वो वाली जमीन एक्वायर की, लेकिन जो पर्सनल कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्ट कल्टीवेशन कर रहे हो, उस जमीन को गवर्नमेंट ने होल्ड करने से उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसको होल्ड कर सकते हो, उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एबॉलिश करने की कोशिश की जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के अंतर्गत। तो टोटल 173 मिलियन एकड़ की जो जमीन थी वो एक्वायर की गई गवर्नमेंट के थ्रू, और इसको क्या किया गया, बाद में जो है आपके जो फार्मर्स थे उनके पास रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर ये चीज? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो जमींदारी एबोल्यूशन थी वो गवर्नमेंट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि लोगों के पास जमीन फिर से पहुंच सके, और जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है बिल्कुल भी, उन तक जो है यहां पर दिया जा सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर टेनेंट्स राइट्स को। टेनेंट्स राइट्स, ठीक है। अब हु आर दी टेनेंट्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं, और टाइप्स ऑफ टेनेंट्स देख लेते हैं। जो उस समय इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे उसमें 3 तरीके के टेनेंट्स काम कर रहे थे, उनके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बात करें। तो पहली बात, तो टेनेंट्स कौन होते हैं? तो टेनेंट्स आर दोस पर्संस हु आर पेइंग सम काइंड ऑफ रेंट टू दी जमींदार्स। ठीक है, यानी कि जमींदार को किसी भी प्रकार का वो रेंट दे रहे थे और उसके बदले में दे आर कल्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। जो भी एरिया उनको प्रोवाइड किया गया था उस एरिया को वो क्या कर रहे थे, कल्टिवेट कर रहे थे। ठीक है, इसी टेनेंट कैटेगरी में 3 तरीके के टेनेंट्स को वहां पर नोटिफाई किया गया। सबसे पहले थे आपके ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कौन से थे? तो बेसिकली जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं दे आर काइंड ऑफ परमानेंट टेनेंट्स। ठीक है, they have the right of inheritance, ठीक है, they are kind of permanent tenants। ठीक है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफर कर सकते थे अपनी लैंड को। ठीक है, और इनके राइट्स को सिक्योर किया गया था। ठीक है, पर्टिकुलर एक अमाउंट देते रहते थे, लीज ले रखा था, उस टाइम के लिए क्या कर सकते थे, उस टाइम तक ये कल्टीवेट कर सकते थे, इनको एविक्ट नहीं किया जा सकता था, डायरेक्टली एविक्ट नहीं किया जा सकता था until and unless there is a strong reason। ठीक है, तो दे आर दी ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, दे कैन बी नोन एज दी परमानेंट टेनेंट्स आल्सो। ठीक है, दूसरे थे आपके ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स एट विल, टेनेंट्स एट विल, दे आर दी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द टेनेंट कैटेगरी। ठीक है, ये टेनेंट कैटेगरी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे क्योंकि इनको कभी भी एविक्ट किया जा सकता था इनकी पर्टिकुलर लैंड से। दे कैन बी एविक्टेड फ्रॉम लैंड एनी टाइम ऑन द विल ऑफ द जमींदार्स।
यानी कि जो आपके इंटरमीडिएटरीज थे, जमींदार महाल से, तो उनको क्या कर सकते, वो क्या कर सकते थे, उनके पास ये पावर थी कि वो कभी भी अपनी लैंड से उनको एविक्ट करके उनको निकाल सकते थे, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी रीजन, विदाउट कोटिंग एनी रीजन, एनी टाइम दे कैन बी एविक्टेड फ्रॉम देयर पर्टिकुलर लैंड, ठीक। तो ये आपके टीनेंट्स एट विल थे। और एक तीसरी कैटेगरी यहां पर हमको देखने को मिलती है, दैट इज सब टीनेंट्स। सब टीनेंट्स आर दी टीनेंट्स ऑफ दी टीनेंट्स, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसे टीनेंट्स थे जो बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते थे सोसाइटी में, ठीक है, जिनके पास बहुत लार्ज अमाउंट में आपका जमीन थी, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अपने अंडर सब टीनेंट्स रख रखे थे, ठीक है। तो ऑल्सो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, तो दे आर द टीनेंट्स ऑफ द टीनेंट्स, ठीक है। इनके पास देखिए, अब यहां पर क्या था, ओनरशिप राइट नहीं थी, लेकिन ये इनहेरिटेंस का राइट था, और ये परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट के अंतर्गत आते थे। दैट मींस कि इनको एविक्ट नहीं कर सकते थे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लीज पे देते थे, ठीक। फिर आपके टीनेंट्स एट विल थे, जिनको कभी भी उनकी लैंड से एविक्ट किया जा सकता था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी जमींदार को लगता वो अपनी विल पर कभी भी उसको हटा सकता था, ठीक। तीसरी कैटेगरी यहां पर कौन सी थी, तो तीसरी कैटेगरी आपकी यहां पर सब टीनेंट्स की थी। और सब टीनेंट्स कौन से होते हैं, तो बेसिकली ये आपके होते थे टीनेंट्स ऑफ द टीनेंट्स, यानी कि जो टीनेंट के अंडर में आपके रहते थे, ठीक है। ये उनसे प्रॉपर्टी लीज करते थे जो ऑलरेडी किसी से लीज पर प्रॉपर्टी लेकर रखे हुए हैं। अब इनके राइट्स को कैसे सिक्योर किया गया, तो इनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे यहां पर लॉज लाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहां पर कई सारे लॉज लाए, जिसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया, ठीक है। सबसे पहला काम जो यहां पर किया गया वो रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक। रेगुलेशन ऑफ रेंट यहां पर सबसे पहला काम किया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट में यह फिक्स किया गया कि नो रेंट कैन बी टेकन ऑफ द अमाउंट मोर देन 1/4 और 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन का ना 1/4 या 1/5 से ज्यादा का आपका नहीं लिया जा सकता। रेंट जो है आपका इससे ज्यादा रेंट नहीं हो सकता था किसी भी केस में। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले ब्रिटिशर्स करते थे कि ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स पहले क्या करते थे 10/11 का आपका रेंट ले लेते थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैक्स टू मैक्स आप कितना ले सकते हो, तो मैक्स टू मैक्स आप 1/4 या 1/5 ले सकते हो। इसके ऊपर का आप रेंट किसी भी कैटेगरी में किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो टीनेंट्स थे उनको एक सिक्योरिटी मिली, उनको थोड़ा सा राहत मिली कि चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट देने के बाद हम जो है फ्री हैं अपने प्रोडक्शन को यूज करने के लिए, अपने सरप्लस को यूज करने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये की गई। दूसरा काम यहां पर टीनेंट्स की सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया, तो दूसरा काम यहां पर किया गया टीनेंट्स की सिक्योरिटी के लिए कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक। जैसे एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि इतने टाइम तक आप क्या कर सकते हो, इतने टाइम तक आप जो है कभी भी निकाले नहीं जाओगे। 40, जैसे यूपी के केस में 40 साल किया गया था शुरुआत में कि 40 साल तक आपकी भूमि आपके पास रहेगी। अगर आप रेंट नहीं भी पे कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं है, आपको 40 साल तक इस भूमि से निकाला नहीं जा सकेगा। यानी कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड कर दिया गया फॉर देयर एविक्शन, ठीक है। फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर लीजिंग, जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा फिक्स टाइम पीरियड पे कर दिया गया कि एटलीस्ट आपको यह रहेगा कि हाँ आप निकाले नहीं जाओगे, ठीक है। सिक्योरिटी रहती है तो भाई ऑब्वियसली बात है, लोग ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे कि जब तक हमारे पास ये लैंड का पीस है हम इस पे से ज्यादा प्रोडक्शन कर ले और अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग कर ले, सरप्लस क्रिएट कर ले, ठीक है। इवन बाद में इन्हीं जो आपके ये टेनेंसी एट विल थे, ठीक है, ये जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स थे, इनको भी बाद में प्रमोट किया गया गवर्नमेंट ने। जैसे कि यूपी की कैटेगरी की बात करें तो यूपी में आपके जो है 3-4 तरीके से इन लोगों को प्रमोट किया गया, ठीक है। जैसे इसमें आपकी 4 कैटेगरीज बनाई गई यूपी वाले केस में। इसमें आपकी एक कैटेगरी ऐसी थी कि अगर आप 8 टाइम्स से 10 टाइम्स पेमेंट कर देते हो टोटल लैंड का, ठीक है, जो टोटल लैंड रेंट है उसका 8 to 10 टाइम पेमेंट कर देते हो तो वो लैंड आपके नाम कर दी जाएगी। तो इस तरीके के कई सारे लॉज बनाए गए, बाई लॉज बनाए गए, ताकि इनको सिक्योरिटी दी जा सके, इनके अंदर एक विल पावर रहे कि हाँ इतना कमा लेंगे और इतना कमाने के बाद अगर इतना हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो ये जो लैंड का पीस है ये हमारे रिकॉर्ड्स पे आ जाएगा, हमारे नाम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और उनके अंदर क्या किया गया, ट्रस्ट पैदा किया गया, कॉन्फिडेंस पैदा किया गया, ठीक है। तीसरा था कि उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए, ओनरशिप राइट्स दिए गए, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि लोग अपनी चीजों को ओन करने में, जो चीज उनकी खुद की होती है, ओन करने के बाद उस पर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका जो है जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाता है
ना ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज को ओन कर रहे हो तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहोगे, उसको ज्यादा वहां पर प्रयोग करना चाहोगे, तो ओनरशिप टाइटल्स को यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कभी किसी जमींदार से डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए, जब ये टाइटल्स को किसी जमींदार से डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए तो जमींदार को भी एक फेयर अमाउंट दिया गया। ऐसा नहीं है कि जमींदार के साथ जबरदस्ती की, भाई इंडिया एक वेलफेयर कंट्री, वहां पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि छीन ली और दे दिए, ठीक है। अगर जमींदार से लैंड ग्रैब की है गवर्नमेंट ने तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन पे किया कि ठीक है आपका जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को हम फुलफिल कर देंगे, उस लॉस को हम भर देंगे। तो इस तरीके से बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहां पर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई थी, ठीक। तो ये तो आपके टेनेंट्स के जो आपके राइट्स है उनको सिक्योर करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया यहां पर जमींदारी एबॉलिशन, दूसरा हो गया आपका टेनेंट्स राइट्स, तीसरा आपका था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो देखिए रीऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे यहां पर एग्रीकल्चरल सेटअप थे उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। किसी के पास बहुत बड़े अमाउंट में आपके पास लैंड है, किसी के पास लैंड है, किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास क्या एक लैंड का टुकड़ा यहां पर, एक लैंड पीस आपका दूसरी जगह पे है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन किया गया आपका एग्रीकल्चर का, जिसमें आपके 2-3 प्रोसेसेस आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस आता है लैंड सीलिंग लॉज। लैंड सीलिंग लॉज के अंतर्गत क्या किया गया कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को लिमिट किया गया कि एक फैमिली, एक पर्सन कितना यहां पर सीलिंग लॉज को कितना लैंड को होल्ड कर सकता है एट पर्टिकुलर पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है। इससे हुआ क्या कि अननेसेसरी की जो होल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं फ्री हो गई और गवर्नमेंट उसको यूज कर पाई लैंडलेस लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक। तो इसका जो आपका इंप्लीमेंटेशन किया गया था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही कर दिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या कर दिया गया, एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया कि इसके आगे जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आज के टाइम पे 10 बीघा है या 10 एकर्स है तो पहले वाले 5 ईयर प्लान में किया गया कि हम फ्यूचर एक्विजिशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो लैंड सीलिंग किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो यहां पर बैन लगाया गया फ्यूचर एक्विजिशंस पे, बैन ऑन फ्यूचर एक्विजिशंस, ठीक। लेकिन जब हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में आते हैं तो गवर्नमेंट ने इसको और एक्सपैंड करते हुए पर्टिकुलर फैमिली लिमिट्स लगा दी कि एक फैमिली इस अमाउंट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती किसी भी केस में, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि लैंड सीलिंग की शुरुआत फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हो गई थी, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, यहां पर फ्यूचर एक्विजिशन पे यहां पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, कि आप आगे चल के फ्यूचर में अभी कोई भी लैंड का परचेज नहीं कर पाओगे, उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, जितना है आपके पास आप उतने पे ही फिक्स रहोगे, ठीक। बाद में सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, भाई फैमिली बड़ी थी, ठीक है, और अगर कोई खरीदेगा नहीं तो बाकी की जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे, तो इसीलिए बाद में क्या किया गया, यहां पर फैमिली लिमिट्स लगा दी गई कि एक फैमिली में एक कितना अमाउंट में आप होल्ड कर सकते हो लैंड को, तो फैमिली लिमिट्स लगा दी गई। इस तरीके से यहां पर लैंड सीलिंग लॉज को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की गई। बाद में फैमिली लिमिट्स को बदल के पर्सनल लिमिट्स में भी किया गया, बट वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और जिन जिन स्टेट्स ने, आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिन जिन स्टेट्स ने पर्सनल लिमिट्स को यूज किया उन स्टेट्स में आपका लैंड रिफॉर्म बहुत बुरी तरीके से फेल रहा था, ठीक है। जहां पर आपके पर्सनल लिमिट्स लगाई गई उन जगहों पर जो आपका लैंड रिफॉर्म से बहुत बुरी तरीके से फेल रहे थे, ठीक है, दे आर फेल्ड एट देयर वर्स्ट यू कैन से। लेकिन जो फैमिली लिमिट्स थी वहां पर जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा, लोगों ने जो है इसको बहुत वेलकम किया। ऑल्दो यहां पर लूप होल्स है, उन लूप होल्स का यूज किया गया, बट दैट इज अनदर थिंग, एटलीस्ट लोग उसको यूज कर रहे थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। तो पहली चीज रीऑर्गेनाइजेशन में जो थी आपकी वो सीलिंग लॉज को इंप्लीमेंट कराने का था। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था वो आपका था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स। भाई देखिए बहुत कॉमन सी चीज है कि हमने देखी डिफरेंट लैंड पार्सल्स थे लोगों के पास। अब पता चला कि एक लैंड पार्सल आपका इस कोने में है और सेकंड वन यहां पर आपका है, ठीक। अब एक पर्सन है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे नियरेस्ट लैंड पार्सल पे क्या करेगा, प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, वहां पर चाहेगा और क्रॉपिंग करेगा, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट मान लेते हैं ये वाला था, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहां पर वो क्रॉपिंग कर रहा है और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी उतनी अपग्रेड नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, लॉजिस्टिक्स भी इतना अच्छा नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इस खेत पे वो नहीं जा पाता, इस लैंड पार्सल पे वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो प्रोडक्शन है वो सभी जगहों पे नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंड कंसोलिडेशन लाया, और लैंड कंसोलिडेशन में क्या किया गया, लैंड पार्सल्स को मर्ज करके एक सिंगल लैंड पार्सल अलॉट की गई। दैट मींस मान लेते हैं पर्सन ए हैव 2 लैंड पार्सल्स, वन हैज
वन एट वाई विलेज एंड वन एट एक्स विलेज। तो क्या किया गया, जो एक्स विलेज और वाई विलेज की जो टोटल अमाउंट है, मान लेते हैं ये 2 एकड़ था और ये 1 एकड़ था, दैट मींस 2 + 1 3 एकड़। तो 3 एकड़ का लैंड पार्सल हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ प्लेस पर दे देंगे जहां पर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कर रहा होगा। इससे 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन बूम हुआ, और दूसरा फायदा ये हुआ कि लैंड को मैनेज करना इजी हो गया, क्योंकि अब क्या है, एक ही जगह पर पूरा का पूरा लैंड एरिया था, लैंड पार्सल था, तो वो इजी टू मैनेज था, फार्मर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और फार्मर्स उस पर प्रोडक्शन भी कर पाए, क्योंकि अब उनको एक ही जगह पर सब एक्सेसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि वो आधे खेत में प्रोडक्शन करेंगे, फिर वो ट्राई करेंगे जब पूरा खेत एक ही जगह पे है, पूरी फील्ड एक जगह पे है, तो हम पूरी फील्ड में प्रोडक्शन कर रहे हो। तो यहां पर ये चीज भी ध्यान में दी गई कि लैंड कंसोलिडेशन यहां पर बहुत लार्ज स्केल पर करने की कोशिश की गई। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में लैंड कंसोलिडेशन बहुत सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, और इवन 2 से 3 बार लैंड कंसोलिडेशन हो भी चुका है टाइम टू टाइम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1980s में हुआ था अराउंड। ठीक है, तो यूपी, पंजाब एंड हरियाणा आपका यहां पर क्या हुआ था, यहां पर लैंड कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक, तीसरा था कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करने का। ऑल्दो इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग का कल्चर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रमोट नहीं हो पाया, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट कहीं ना कहीं एक आपका तरीका यह भी था कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को इमर्ज कराएं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के अलावा यहां पर अगर इनोवेटिव आइडियाज की बात करें लैंड रिफॉर्म्स में, तो लैंड रिफॉर्म्स में इनोवेटिव आइडियाज में कोऑपरेटिव फार्मिंग के अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रमोट कराया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, लेकिन अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि लैंड रिफॉर्म वर द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द इंडियन पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स का सबसे बिगेस्ट आपका जो है फेलियर था, जिसके पीछे के क्या रीजंस थे वो हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म। तो बेसिकली जब हम लैंड रिफॉर्म्स का एनालिसिस करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को हम ध्यान से देखते हैं, तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आती है। ठीक है, कि जब हम एबॉलिशन कर रहे थे इंटरमीडिएटरीज का, ठीक, तो मेजरली था क्या कि क्योंकि उस समय पर जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, वो इलिटरेट थे, और जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन पॉलिसी मेकर्स में मैक्सिमम लोग किसके थे, जो अपर क्लास था, यानी कि जो आपके जमींदार क्लास थी। ठीक है, वो मूवी याद होगी शायद आपको, सूर्यवंशम। ठीक है, उसमें भानु प्रताप जी की बहू ही जो डॉटर इन लॉ थी, वो आपके डीएम बन जाती है। ऑब्वियस सी बात, अब जब उनकी ही डॉटर डीएम बनी हुई है, वही कलेक्टर बनी हुई है, तो वो किसके फेवर में काम करेगी? ऑब्वियस सी बात है, जमींदारों के फेवर में काम कर रही होगी, भानु प्रताप के फेवर में काम कर रही होगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो सिंपल से कहने का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे वो क्लोज टूवर्ड्स दी जमींदार्स, क्लोज टू जमींदार्स थे। अब जब वो जमींदार्स के क्लोज थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लूप होल्स का फायदा उठा के जमींदार्स को फायदा पहुंचाया और लैंड रिफॉर्म्स को फेल कराने में कंट्रीब्यूशन दिया। दूसरी चीज यहां पर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनका लोग थे ही, दूसरी चीज थी करप्शन। ठीक है, लार्ज स्केल पे करप्शन था, है ना। तीसरी चीज, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स के फेल होने के जो सबसे मेजर कारण है, वो है लैंड एज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। ठीक है, देखिए, जब कोई चीज प्रेस्टीज की बात बन जाती है, प्रतिष्ठा की बात बन जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहां पर कहीं ना कहीं उसको सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमने देखा कि हमारे यहां पर एंशियंट टाइम से, बेसिकली नॉट एंशियंट टाइम तो बोले तो हम मिडिवल पीरियड में देखेंगे मेजरली, तो वहां पर क्या था कि वही सबसे बड़ा मनसबदार हुआ करता था, वही सबसे बड़ा इक्तादार हुआ करता था, जिसके पास लार्ज अमाउंट में लैंड पार्सल्स हुआ करते थे। तो बेसिकली पोजीशन को, स्टेटस को कह सकते हैं कि डिनोट कर दिया गया लैंड पार्सल से, कि जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड होगी, जिसके पास जितना ज्यादा जमीन होगी, उसकी पोजीशन सोसाइटी में उतनी ज्यादा हाई होगी, उतनी ज्यादा हायर क्लास में वो आएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने सब चीज को अपना प्रेस्टीज का मैटर बना लिया, और इस प्रेस्टीज के मैटर बनने की वजह से क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं करा पाए। ठीक, क्लियर है ये चीज। उसके अलावा हैवी लूप होल्स इन लॉज। अब जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल दें आपका, हमने कहा कि हम फैमिली लिमिट्स लगा रहे हैं और फैमिली को कंसीडर किया। ठीक है, एक फैमिली को कंसीडर किया जिसमें आपका एक एडल्ट है, और वो एडल्ट आपका सिंगल यूनिट में भी आ सकता है। जिसमें जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, मैं एक एडोलसेंट एज में हूं, यानी बिलो 18 हूं, मैं एक माइनर हूं, तो आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। ठीक, जैसे ही मैं 18 क्रॉस हुआ, मुझे एक अलग यूनिट बना दिया और मेरे नाम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में लैंड रजिस्टर करा दी। तो इस वजह से क्या हुआ
कि जो लूपहोल्स है इनका यूज करके जमींदारों ने खूब अपनी जमीनों को अपने पास ही कंसंट्रेटेड रखा, उनको रिडिस्ट्रीब्यूट होने नहीं दिया, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स आपके फेल हुए। ठीक है, तो ये सारे रीजंस यहां पर थे जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स आपके फेल हुए, और हम कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स को करना चाहिए था और बेटर तरीके से करते तो शायद हमारे यहां पर जो सोशल जस्टिस है, जो इनइक्वालिटी है, वो इतनी लार्ज स्केल पर नहीं होती। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले ही काफी हद तक बढ़ चुका होता। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लैंड रिफॉर्म्स की आपको क्लियर हुई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम प्रॉपर सीरीज भी लेके आएंगे। अभी हम रैंडम टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम एक सीरीज को लेके आएंगे और उस सीरीज में आप पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का समझ पाओगे, जान पाओगे। उसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, मेंस क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी रहेंगे और प्रॉपर आपके वीडियोस भी रहेंगे। तो तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय बाय।